तारीख मिलती रही है मिलोन, लेकिन बड़ी आंखें मुझ पर नजरें जमाए बैठी थी। जी हाँ, ये मेरी जीप थी जिसे सब प्यार से जीपू बुलाते हैं। तारीख मिलती रही है मिलोन, वकील साहब सूट बूट खड़ी मुझ फुल या सिक्योरिटी कोर्ट में आर्ग्यू रे बने अथॉरिटी इंग्लिश कमांड है मारी ही डिमांड है बेल करवान में तो पूरे लाजवाब है मंत्री सी पावर मारी पूरे थाट बाट है मंत्री सी पावर मारी पूरे थाट बाट है एरिया के टॉप के वकील साहब हैं। आर्ट ऑफ फीलिंग की एक और एपिसोड के साथ मैं आपको वेलकम करता हूँ। और सरप्राइजिंगली आज की जो एपिसोड है इसमें ना मेरे साथ कोई डॉक्टर है, ना कोई मेरे साथ जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, ना कोई साइकेट्रिस्ट है। आज मेरे साथ एक ज़बरदस्त एथलीट है। मेरे जहाँ मैं जिम में जाता हूँ वहाँ मेरे साथ ये बॉक्सिंग करते हैं और हमारी जो कॉन्वर्सेशन होती है बड़ी सरप्राइजिंगली जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ होती है। तो आज मैंने इनको इनवाइट किया है कि देखें हमारे पॉडकास्ट में जो है वो किस तरीके से हम जो है इनकी हीलिंग और इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको ये कैसे बैलेंस करते हैं। सर कैसे आप? सर मेरी तो वैसे आपसे मुलाकात जो है वो अक्सर जिम में होती है और ख़ास तौर पे उस जोन में हो रही होती है जहाँ हम दोनों जो है वो बॉक्सिंग वाले फेज में होते हैं। लेकिन अक्सर ये है कि कार्डियो पे हम दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और जो लास्ट मेरा जो आपका सेशन था उस पर जो है वो हमने बड़ी डिटेल कॉन्वर्सेशन की। सर आप बाय प्रोफेशनली क्या है? तो बाय प्रोफेशन में वकील हूँ और मैं लिटिगेशन करता हूँ। मैं कोर्ट में जो है वो केस पेश करता हूँ, आर्ग्यू करता हूँ और उसके अलावा जो है वो बस हम बॉक्सिंग करते हैं और जिम जाते हैं और कानून से हमारा जाते हैं। अच्छा, कानून वैसे तो हम सब रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन सर ये जो चक्कर वक्कर लगाने होते हैं बड़ी जो है वो मुश्किल काम है, बड़ी स्टेबिलिटी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो मूवीज में अक्सर देखा है कि बड़ी फ्रस्ट्रेशन वाला जॉब, सही है ना? तो ये हकीकत है या? सर तो एज पर माय रिसर्च द लास्ट आई रिमेंबर हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस देने का नंबर है, वैल्यू है, वो है हमारा मुल्क नंबर 148 पे आउट ऑफ 151। सो आई थिंक वी आर द थर्ड वर्स्ट कंट्री और फोर्थ वर्स्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू डिस्पेंसिंग जस्टिस। तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। ऑब्वियसली द सिस्टम इज़ वेरी स्लो। आप भी खबरों में अपडेटेड रहते होंगे कि सालों साल केसेस चलते हैं। आई एम पर्सनली डीलिंग विद अ मैटर व्हिच हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस 1964 और वो आज तक अब सुप्रीम कोर्ट में अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। बट द सिस्टम इज ऑब्वियसली इट इज ओवरबर्डन्ड, इट इज ओवरवर्क्ड एंड वी अनफॉर्चुनेटली हैव वेरी फ्यू जजेस भी कम हैं और कुछ कोताहियाँ हमारी वकला की भी हैं। वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन, यू नो, दिस विल गेट मी लिटिल बिट ऑफ ट्रबल विद माय लॉयर ब्रदर्स, लेकिन हमारी भी बहुत गलतियाँ हैं। हम जो है वो बहुत फ्रिवलेस लिटिगेशन करते हैं। जहाँ एक केस फाइल करना होता है हम चार करते हैं ताकि हमारी भी फीस बने, पैसे बने। सो इट्स यू नो वो ताली दोनों हाथों से बचती है। तो हमारी भी गलतियां हैं एंड ऑब्वियसली द सिस्टम इटसेल्फ ऑब्वियसली इज डिजाइन्ड इन अ मैनर वेयर इफ यू डोंट प्ले बाय द अनफेयर रूल्स तो आपकी तरक्की नहीं होती। तो यू हैव टू गेट अ लिटिल अनफेयर, यू हैव टू गेट इनटू अ लिटिल फ्रिवलस लिटिगेशन। आपको थोड़ा सा करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा सर, ये बॉक्सिंग का शौक कैसे हुआ? दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो मैं यूएस में था, मैं पढ़ाई कर रहा था यूएस में। 2022 में गया था मैं पढ़ने और मैं 2024 में वापस आया। तो वापस आके आई वाज वर्किंग आउट देयर एज वेल, लेकिन मैं वहाँ बॉक्सिंग नहीं करता था। तो मैं जब यहाँ पे आया वापस एंड आई स्टार्टेड वर्किंग आउट जिम में, तो फिर मैं पहले भी वकालत कर रहा था जाने से पहले। जब मैं मास्टर्स करके आया तो मैं जब वकालत आप शुरू की, सो द सिस्टम हैड डिटोरिएटेड मैसिवली इन द लास्ट 2 years व्हेन आई वाज नॉट हियर। तो जब मैं वापस आया तो it got a little bit more frustrating when I came back because उधर obviously it's a different setup, corporate setup in the US. Things are a little smoother. उधर भी obviously हैं delays but they're a little bit smoother. यहाँ पे तो आपको पता है क्या हाल है कोर्टों में। नो, आप
अगर so called खर्चा पानी नहीं दें, आपका काम नहीं होता, आपकी चीज़ें फंसी रहती हैं. So all that, you know, that was building up. It was all of that frustration was building up, and then eventually I joined boxing. मैं boxing करता था 2014, 15, 16 में. फिर पढ़ाई शुरू हो गई थी, थोड़ी A levels बढ़ गया था, A levels में पढ़ाई बढ़ गई थी, छोड़ दिया था. But अभी जब वापस शुरू किया, so obviously when you mature, you learn more about life, you learn more about things. So it is more of that is why I got into it, because if I wouldn't blame it on my profession. I would say it was because of my profession that I got into boxing. It's a good stress releaser, and I could go on it forever. Like, and I think it's been helping mentally. अच्छा ऑडियंस, एक चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो बड़े डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि देखें, एक लाइफ में हमारे पास स्ट्रेस तो हर जगह है, सही, चाहे वो कोई भी हमारा प्रोफेशन हो, लेकिन साइमल्टेनियसली जो है ना, आपको लाइफ को बैलेंस करने के लिए ना इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जिसमें बॉक्सिंग है, और एक और इनका बड़ा ज़बरदस्त जो शौक़ है वो हम आपको दिखाएंगे भी, और उसका एक जो है वो टूर भी कराएंगे, लेकिन वो एक थोड़ी एपिसोड जो है वो अगली एपिसोड या हम एंडिंग एपिसोड पे करेंगे. तो वो भी एक बड़ा इनका सरप्राइजिंगली बड़ा एक डिफरेंट जॉनरा है. तो ज़िंदगी में जो शौक़ है ना, वो इंसान को मोटिवेट करते हैं, और जो आपका जो प्रोफेशन होता है वो जाहिर बात है ऑब्वियसली या तो आपका शौक़ होता है या आपकी जो है वो ब्रेड एंड बटर होता है. अच्छा, आपने वकालत, ऑब्वियसली आपने पूरा सिस्टम देखा है, लेकिन आप जिस फैमिली से हैं वो फैमिली बेसिकली ज़्यादातर मीडिया में है, तो कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ कि मैं इन चीज़ों में आऊँ? प्रोडक्शन का आपको आइडिया है, पूरे सेटअप में आपने बड़ा ज़बरदस्त हमारे साथ जो है वो सर्विसेज की, क्योंकि आइडिया है फ्रेमिंग का. शौक नहीं हुआ कभी मैं साइड पे भी आऊँ? बचपन से हम इन्हीं चीज़ों में बड़े हुए हैं, लाइटों में, कैमरों में. तो शौक था. एक्टिंग की थी मैंने एक्चुअली. इंटरेस्टिंगली मैंने 2009 या 10 में, व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई थिंक आई वाज 13 years old, तब मैंने एक्टिंग की थी चैनल्स के लिए. 3-4 चैनल्स हैं, उनके लिए मैंने एक्टिंग की थी. और आई थिंक आई डिड 6 to 7 dramas ऑन वेरी वेल नोन चैनल्स, और वो ड्रामे हिट भी हुए थे. उसके बाद फिर बिकॉज आई वाज स्टिल स्टडीइंग, मैं उस वक्त स्कूल में था, अभी पब्लिक स्कूल में हम पढ़े हैं, तो उस वक्त मैं स्कूल में था. तो फिर बाबा ने और अम्मा ने कहा कि भाई तुम पहले पढ़ाई कर लो अपनी, वंस यू कंप्लीट योर एजुकेशन देन इट इज़ ऑन यू, कि तुम्हें अगर शौक एक्टिंग का तो तुम एक्टिंग करो, तुम्हें डायरेक्शन का शौक है, नो तुम्हें कैमरा के पीछे खड़ा होना है, डू इट. सो वी हैड दैट फ्री हैंड फॉर्चुनेटली. लेकिन फिर वकालत की, उसके बाद फिर डायरेक्ट जब शोबे में एंटर हुए, तो आपको पता है इट्स बिकॉज इट्स सच अ डिमांडिंग प्रोफेशन कि फिर कभी उस तरफ जहन गया नहीं. लेकिन अभी भी ये होता है कि अगर बाबा कुछ शूट कर रहे हैं, अम्मा कुछ शूट कर रही हैं, तो वी आर ऑलवेज देयर व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल सपोर्ट. मेरा भाई भी, मैं भी, हम दोनों टेक्निकल सपोर्ट में हैं. हम एडिटिंग कर लेते हैं, हम कैमरा संभाल लेते हैं. एंड थैंकफुली माई फादर हैज़ ब्रॉट मी अप दिस वे कि वो कहते हैं भाई तुम तारे उठाओ, उससे भी सीखोगे, और तुम कैमरे पे खड़े उससे भी सीखोगे. हमने लाइटें भी सेट की हैं, हमने तारे भी उठाई हैं, सब किया. सो शौक नहीं है भी. इफ पुश कम्स टू शव, अगर शौक वापस से हुआ कर लेंगे. बट आई थिंक राइट नाउ आई एम हैप्पी विद द लॉ प्रोफेशन सो फार. बाकी अल्लाह मालिक आगे देखते हैं. अच्छा, एक थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट सवाल है कि लोग जो है ना वो कानूनी मामलात में फंसना नहीं चाहते हमारे, इसकी क्या हाल है? So there's a couple of factors. मैं आपको बहुत honestly बताता हूँ, without any filter. It's the time. देखिए, आपका time is money. आप जब कोर्ट में जाते हैं, I personally advise my clients कि जब आप कोर्ट में जाओगे, आपके कम से कम 5 साल तो कहीं नहीं गए. 5 साल. Because हम formalities में, we are such slaves to formalities, unfortunately. कि जी जवाब दाखिल कराते हैं, सामने वाला जवाब सालों साल दाखिल नहीं कराता, जज भी उनको कुछ नहीं कहते. बहुत दफ़ा हम सालों साल जवाब नहीं जमा कराते. यू नो, इट्स टू वे स्ट्रीट. हमारी भी गलती है, हम नहीं कराते. केसेस चलते रहते हैं. क्लाइंट फिर बेचारा बाजार हो के या तो दे लूज इंटरेस्ट और दे जस्ट गिव अप कि भाई छोड़ो, हम जो है वो आउट ऑफ कोर्ट ही कर लेते हैं. एंड दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर थिंग व्हिच इज नाउ रियली ऑन द राइज, आर्बिट्रेशन. Arbitration is an alternate method of dispute resolution. कि आप जो है कोर्ट से बाहर through appointed people, officials, आप जो है बैठ के मसला हल करें. And then उसमें भी formalities हैं. We are moving towards more of we aren't moving towards, but we've always had the jirga system.
which obviously has received mixed reviews. उसमें mixed reviews हैं, कुछ लोग accept करते हैं, कुछ नहीं करते, but obviously 15 साल कोर्ट में, 20 मिनट जिरगा में, या 1 साल arbitration, 2 साल arbitration में. So that is why people run away from it. Apart from that, हमारी गलतियाँ as वकील, हमारे वकील बरादरान के जो attitudes होते हैं clients की तरफ, वो भी they're very disappointing. हम पैसे लेके भूल जाते हैं कि भाई हमने इससे पैसे लिए थे, हमें इसको सर्विसेज देनी है. So it's a mix of everything. But when people run away from court, I don't blame them. मैं अपने clients को usually यही advice करता हूँ कि जी आप out of court settle करो. And जो भी out of court settlement में legal formalities हैं, I'm there for that. But I would be better off having something settled out of court rather than मैं अपनी पूरी आधी जिंदगी बताऊँ कोर्ट में. मैं आपको बताऊँ, मैंने 2019 में शुरू की थी प्रैक्टिस. 2019 में जितने केसेस मैंने फाइल किए थे, उनमें से आई थिंक 9 out of 10 of those cases metaphorically are still pending, and they will be pending for the next 5 years. They will be pending because people pass away, people die, उनके गुस्सा आ जाते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं होता. Unfortunately, हमारे जजेस भी बहुत दफा they're a little lax when it comes to disposing of matters. So people run away from this. एक बड़ा मशहूर डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख. अच्छा, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा लेकिन इंसाफ नहीं मिला. ये मेरा पर्सनली सवाल है, बहुत सारे लोगों को पता है कि जो वो एक सिंबल है ना कानून का, उसको मेरे ख्याल से कोई लेडी है या क्या है, उनकी आंखों पे पट्टी क्यों है? सर, ये बड़ा आपने टेक्निकल सवाल किया. उनकी आंखों पे पट्टी, आई पर्सनली डोंट नो, बट आई वुड अज्यूम ये होगा कि आप जस्टिस करें विदाउट लुकिंग एट द पार्टीज, यू नो, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी कोई बायस नहीं आना चाहिए उसमें. तो लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा अच्छा है. हमारी भी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और हम भी बस बैठे हुए हैं कि कोई मसला हल करे हमारा. बट आई थिंक दिस इज व्हाट द सिस्टम इज, एंड द सूनर यू मेक पीस विद इट द बेटर, बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज चेंजिंग एनी टाइम सून. मैं अखबार में भी बहुत लिखता हूँ इस बारे में. लोग मुझे कहते हैं आपकी बहुत पेसिमिस्टिक अप्रोच है, यू नो, बी ऑप्टिमिस्टिक कि चेंज आएगा. बट आई फील लाइक यू हैव टू बी अ रियलिस्ट, यू हैव टू रियली एक्सेप्ट व्हाट इट इज कि भाई अगले 70 साल में, एटलीस्ट जब तक मेरी जनरेशन है, तब तक तो नथिंग इज गोना चेंज. मे बी 3 नस्लें आगे, 4 नस्लें आगे कहानी होगी. अच्छा, अभी एक मैं सवाल आपसे करने वाला हूँ, शायद आप सोचेंगे कि मेरे ऊपर जो है ये कहाँ से सवाल आ रहे हैं. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तो हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, तो आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में भी कायद-ए-आज़म अभी जिंदा है? सर, कायद-ए-आज़म जहाँ जिंदा है ना, वहाँ बंदे का काम हो जाता है. थाट बाट हैं, एरिया के टॉप के वकील साहब हैं, एरिया के टॉप के वकील सर, साहब. मैं बड़ा जरा थोड़ा सा टॉपिक को डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे लेने जा रहा हूँ. एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तो हम बड़े फैन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरे ख्याल से आई गेस लॉयर थे. जी. तो वो उनकी ब्लेसिंग से हमें पाकिस्तान मिला, लेकिन वो कायद-ए-आज़म आज भी जिंदा है हर फन में, हर जगह पे. सर बिल्कुल जिंदा है. और उनकी जिंदा रहने की वजह मैं आपको बताता हूँ. उनकी जिंदा रहने की वजह है कि अगर वो जिंदा नहीं होते तो हमारे बड़े काम रुके हुए होते, स्पेशली कोर्टों में हमारे काम बड़े रुके हुए होते. मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, बड़ा शॉर्ट वाकया है कि मुझे एक फाइल पढ़नी थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नीचे. मुझे उस फाइल में देखना था क्या है, मेरी कोर्ट की फाइल थी. मुझे चेक करना था कि भाई इसमें क्या चीज़ है जो मेरे पास फाइल में नहीं है. मैं इसको कह रहा हूँ कोर्ट ऑफिशियल को, मैंने कहा भाई मुझे तुम प्लीज़ पढ़ने दो, इसमें मुझे देखना है क्या चीज़ का. मैं कह रहा नहीं सर, हमें इजाज़त नहीं. आप कानून ला के दिखाएं, आप किस कानून के तहत पढ़ सकते हैं. मैंने कहा भाई देख, सुबह के 8:30 हो रहे हैं, तेरे पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, और बहुत सुबह का टाइम है अभी. कह रहे सर आप एक काम करें, नाश्ता करा दें मुझे. अकलमंद के लिए इशारा काफी होता है. मैंने थोड़ा सा कायद-ए-आज़म का नाश्ता कराया उसको, and then I had the file with me. So unfortunately, you know, this is how things are run. और this brings in the religious perspective, which is obviously a different debate. वो आप ही forward करेंगे उस debate को. But हमें पता है कि जी गलत बात है. But you have to do it for your client, because अगर मैं through process जाऊँगा वो फाइल निकलवाने के लिए, तो मुझे probably हफ्ता लगेगा, 1.5 हफ्ता लगेगा. क्लाइंट मेरे सर पे बैठा होगा. When I can have the same job done within a couple of minutes, तो फिर आप कहते हो ठीक है. Same. मतलब आप ये इसको यही कहते हैं ना कि ये अब जरूरत बन गई है बेसिकली. अब वो वाला जो रूल है ना, वो मेरे ख्याल से नाश्ता पानी ही है, जिसको हम डिफरेंट वर्ड्स में बात करते हैं. उसका एक और वर्ड है, सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ, उसका एक और वर्ड है कि जी हमारा कमीशन क्या होगा.
تو کمیشن تو آئی گیس از اے پروفیشنل ورڈ بٹ وہ یوز کیا جاتا ہے جی ٹو ساؤنڈ مور پروفیشنل کہ جی اچھا وکیل صاحب ہمارا کمیشن کیا ہوگا پھر کیا تھا کیونکہ وہ یہ ورڈ تو ہر فیلڈ میں ایکٹیو ہے اور آبویسلی یہ تو ایک پروفیشنل ٹرمز ہے. اچھا بسائڈ یہ کہ کبھی اس پروفیشن سے تھکے ہیں کہ اب یار بہت ہو گیا یار؟ سر آپ مینٹلی پوچھ رہے ہیں یا فزیکلی؟ میں مینٹلی. It takes a toll on you. میں نے ماسٹرز کیا تھا کرمنالوجی کرمنل جسٹس میں, تو میں نے تھوڑے سے آ کے اور جانے سے پہلے بھی کرمنل کے کیسز کیے تھے. دوز ٹیک اے ٹول آن یو. آپ مینٹلی تھک جاتے ہو ان دا سینس کہ بڑا گور اینڈ وائلنس دیکھتے ہو آپ ان چیزوں میں. پولیس کسٹڈی میں کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی یا کوئی مرڈر کیس ہے یا کوئی ٹارچر کا کیس ہے یا کوئی آنر کلنگ کا کیس ہے, تو اس میں جب آپ فیکٹس پڑھتے ہو یا آپ پکٹوریل ایویڈنس دیکھتے ہو, so that takes a toll on you. You know, you get scarred because you're not used to looking at blood and dead people. پاور ماری پورے تھاٹ باٹ ہیں ایریے کے ٹاپ کے وکیل صاحب ہیں. تھوڑا سا ہم ذرا بات کر رہے تھے باکسنگ پہ, کیونکہ آبویسلی جب آپ باکسنگ کرتے ہو تو ایک تو کارڈیو ہو رہا ہوتا ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہارمونز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کو جو ہے نا بڑے ریلیکس کرتے ہیں. اور خاص طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرا باکسنگ والا جو دن ہوتا ہے اس دن میں بہت زیادہ کام رہتا ہوں اور میری ساری فرسٹریشن جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا نکل جاتی ہے. تو تھوڑا سا ذرا اپنا ایکسپیرینس بتائیں. سر آپ نے ساری بات بالکل درست فرمائی کہ اٹ از اے چینل جس کے تھرو آپ فرسٹریشن نکالتے ہو اور یہ ساری چیزیں. But I think there's another perspective to it. The other perspective is کہ because آپ 9 to 5 جاب کر رہے ہو, میں تو خیر اور زیادہ آورس کرتا ہوں کام, تو اتنا آپ میں ایک فرسٹریشن جو ہوتی ہے, ایک انگزائٹی جو ہوتی ہے نا, you let that out. And apart from that, میں مذاق میں دوست کو بتا رہا تھا, وہ بھی ہنس رہا تھا. میں نے کہا دیکھو, جب آپ روز ایک رنگ میں انٹر ہو رہے ہو بندے کے ساتھ جو ٹرینڈ ہے لڑنے کے لیے, اور آپ اس سے روز لڑتے ہو, تو nothing else can then scare you in life. آپ کا نا وہ تھریش ہولڈ بہت اوپر چلا جاتا ہے کہ بھائی میں اپنے باس سے نہیں ڈرتا, میں اپنے سپروائزر سے نہیں ڈرتا, میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا, بیکاز آپ کا تھریش ہولڈ اتنا اوپر ہو جاتا ہے. یو آر گیٹنگ پنچڈ ان دی فیس ایوری ڈے, یو نو, یو آر گیٹنگ ہٹ. تو اٹ گوز ویری ویل ود دا ہول کارپوریٹ سیٹ اپ. کارپوریٹ سیٹ اپ میں آپ اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے, یو آر اسکیئرڈ ٹو پچ یور آئیڈیا بیکاز آپ کو for whatever reason, you know, you're nervous or whatever. لیکن when you're fighting, when you're sparring, آپ کا نا confidence goes through the roof because آپ کو پتا ہے یار, اور آپ کی self esteem because آپ کو پتا ہے یار I'm fighting a trained person every day. تو میرے لیے اب کوئی مطلب اتنا مسئلہ ہے نہیں کچھ. So for me that plays a huge role in my life. جب میں ہفتے میں ایک ہی دفعہ لڑتا ہوں, لیکن جب میں لڑتا ہوں تو اس دن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ساری چیزیں جو بڑی کام ہوتی ہیں. تو when you're fighting, you know, everything else in your life has its volume turned down, everything. اور آپ پھر ایک ڈفرینٹ بندے ہوتے ہو بیکاز آپ کو پتا ہے نمبر 1 آپ کے پاس ایک اسکل ہے, یو کین ڈیفینڈ یور سیلف, اینڈ نمبر 2 آپ کو پتا ہے کہ when you walk into a room, your confidence is through the roof. تو یہ I think it's very important. Everyone should definitely get themselves into combat sports. اگر آپ کے بچے بھی ہیں, آئی تھنک کامبیٹ اسپورٹس از اے گیم چینجر. میں یہ نہیں کہہ رہا جا کے ایک دوسرے کو ماریں, بٹ اٹ از ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ. کیونکہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جب آپ اپنے اگریسو موڈ میں ہوتے ہو نا, تو یا تو آپ ریش ڈرائیونگ کرتے ہو, صحیح, یا بدتمیزی کرتے ہو آپ روڈ پہ, جو کہ ایک وائلنس ہے. تو وہ ساری جب فرسٹریشن آپ جاتے ہو نا, ہم کو پتہ ہے کہ آپ کا سارا اسٹریس جو ہے نا ایک پنچ یا 2-4 پنچ کے بعد آپ کی جتنی بھی ساری وہ ایگزرشن ہوتی ہے نا وہ نکل جاتی ہے. اور سرپرائزنگلی یہ کہ پہلے جب مجھے شوق ہوا نا, مجھے شوق اس طرح سے ہوا کہ میں نے کہا یار کون آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ پیڈل پہ واک کرے تھکے, تو ظاہر بات انسان ایک شارٹ کٹ سوچتا ہے. تو میں نے کہا یار آؤ ذرا یہ دیکھو. تو میں پہلے یاد ہے مجھے جس میں جاتا تھا تو وہاں ایک جو ہے نا وہ میرے بڑے اچھے سے ایک دوست ہوتا تھا, وہ بالکل باؤنسر ٹائپ کا ہوتا تھا. تو میں اس کو کہتا تھا یار ایک کام کرو, یہ پکڑو, تو پکڑتا تھا. اب میں ایک یہاں ماروں گا, تیسرا جو ہے نا میں تفریح میں اس کے پیٹ پہ ماروں گا. تو وہ شرارت ایک تو, دوسرا یہ کہ وہ اسٹرینتھ ٹریننگ. لیکن پھر ایک ٹائم آیا کہ جب میں پروفیشنلی ورلڈ میں جو ہے کافی زیادہ تھوڑا سا وہ ہائپر ٹینشن پہ گیا,
تو میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جو ٹیکنیک ہوتی ہے نا کہ آپ ایک طرف اپنا بیلنس رکھتے ہو اور فوکس رکھتے ہو اور پھر کنٹینیوسلی وہی پنچنگ کرتے رہتے ہو. It increases focus. اور focus کے علاوہ I think ego سب سے بڑی بات. And why do I say ego? Because بہت سارے لوگ we as males ہمیں ہوتا ہے کہ جی ہم تو بڑا اچھا لڑ لیں گے کل کو کچھ ہوا تو, یا اگر ہمیں کبھی ڈیفینڈ کرنا ہوگا تو ہم کر لیں گے. بٹ وین یو اسٹیپ انٹو دیٹ رنگ اور آپ کا جو پہلا سیشن ہوتا ہے نا, اٹ بریکس یور ایگو ڈاؤن بیکاز آپ اتنا پٹتے ہو. میں اپنے پہلے سیشن میں اتنا پٹا تھا کہ I think I had a concussion in my first session. It brought my ego down because I thought کہ جی مجھ سے تو اچھا کوئی ہے نہیں اور مجھے تو سب آتا ہے. But when you step into that ring آپ کو پتہ ہے جی کہ you learn so much about yourself کہ یار مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. And that acts as a motivation. And not as a motivation just to fight better, لیکن as a motivation کہ آپ اپنے پھر اوور آل لائف میں ہر چیز میں بہتری لاتے ہو. آپ اپنے کام میں بہتری لاتے ہو, آپ اپنے مزاج میں بہتری لاتے ہو, آپ اپنے سلیقے میں بہتری لاتے ہو. تو ایگو I think it is very it's something very good for ego. میرے جتنے دوست ہیں جن کا I feel like they're a little egoistical, میں کہتا ہوں بھائی تم لوگ آؤ میرے ساتھ 1-2 سیشن لگاؤ, you will realize you will learn so much about yourself. So I think it's very good for ego as well as focus. جب آپ کو کہتے ہیں نا پہلا پنچ پڑتا ہے نا تو آپ کا ایگو ایک دم جاتا ہے. Mike Tyson کا quotation ہے کہ everyone has a plan until they get punched in the face. تو جب آپ جاتے ہو تو آپ کو ہوتا ہے کہ یار میرے پاس تو بڑا پلان ہے, میں اس کو یہ کروں گا وہ کروں گا, لیکن once you get hit اس کے بعد سارے پلانس ختم ہو جاتے ہیں. آپ کی غلط شروع ہوتی ہے. تو خیر اسی نوٹ کے ساتھ آج کے ہم ایپیسوڈ کو یہیں جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں. لیکن آئی گیس مجھے لگتا ہے کہ یہ والی ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہوگی کیونکہ اس میں ہم نے بہت ڈفرینٹ ڈائنامکس پہ بات کی ہے اور صرف جو ہے فوکس جو بات ہے کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز رکھیں جو آپ کی ہیلنگ بھی ہو, جو آپ کی اسٹرینتھ بھی ہو, جو آپ کا پیشن بھی ہو. تو اس سے جو ہے نا آپ زندگی بڑی زبردست جو ہے وہ جی سکتے ہیں. تو سر آپ کا بڑا میں آئی گیس آپ نے ٹائم دیا. نہیں سر, تھینک یو. اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس سلسلے کو ہم تھوڑا سا کرتے رہیں تاکہ یہ کہ اور بھی جو ہمارے اس طرح کے لوگ ہیں وہ ان کو بھی جو ہے وہ اسی طرح کے پازیٹیو جو ایک میسیجز ہوتے ہیں نا, پازیٹیو لیسنس ہوتے ہیں. کیونکہ انسان سنتا ہے اور وہ سننے سے ہی اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم تو سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھائی کس کے پاس کیا اسٹرینتھ ہے. مجھے آپ کے پاس کبھی نہیں پتا تھا, سرپرائزنگلی باکسنگ والے پلیٹ فارم پہ مجھے پتہ چلا. پھر آپ کی ہابیز سے میری ہابیز کا آئیڈیا ہوا, پھر ہم نے کہا یار چلو ایک کلیکٹیولی ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور اپنی جو آڈینس ہے ان سے جو یہ ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں. تھینک یو. ایریے کے ٹاپ کے وکیل صاحب ہیں, ایریے کے ٹاپ کے وکیل صاحب ہیں.